मैं हूँ आपकी शायरा और नॉवल निगार नाजिया कनवल नाजी। आप मेरे चैनल नाजिया कनवल नाजी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर कर दें। मोहब्बतों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौजूद प्यारे दोस्तों, नाजिया कनवल नाजी ऑफिशियल चैनल पर तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आप सबकी फरमाइश पर तेरी चाह में की गुज़िश्ता कहानी का खुलासा ये है। ज़ाहिर मलिक एक देहाती बेहद खूबरू मर्द है जो सिर्फ अपनी बचपन की मंग और मोहब्बत सायरा अफजल को पाने के लिए उसकी नजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने मजबूरन शहर आता है और एक फ़्लैट में डाके की नीयत से घुसता है। फ्लैट में बरतानवी नियाद एक अमीर हसीनो जमील अमीरजादी सानिया अब्बास को फुल सजा संवरा देखकर उसकी नीयत उस पर ख़राब हो जाती है, मगर सानिया उसे ज़िना के बजाय नकाह जैसे मुकद्दस बंधन पर मजबूर करती है और तभी खुद को उसके हवाले करती है। एक होटल में रात एक साथ गुजारने के बाद दोनों के दिल ही बदल जाते हैं। सायरा अपनी ख्वाहिशात के ज़ेर असर गाँव के आवारा नंबरदार के बेटे अफजल से चोरी निकाह कर लेती है तो सानिया को उसकी अमीर मॉडर्न माँ धोखे से उसकी डिलीवरी पर बरतानिया वापस ले जाती है। ज़ाहिर टूट कर रह जाता है। सानिया की माँ सानिया को यकीन दिलाती है कि ज़ाहिर ने उसे तलाक भिजवाकर छोड़ दिया है। वो बहुत रोती है। 5 साल बाद जब वो 2 जुड़वा बच्चों और अपने साबका फ्यांसी खालाजाद कज़न अशर हुसैन के साथ पाकिस्तान वापस आती है तो सबसे पहला सामना ज़ाहिर मलिक से होता है। ज़ाहिर उसे और अपने बच्चों को देखकर तड़प जाता है, मगर बेकसूर होते हुए भी सानिया की नफ़रत उसे हैरान कर देती है। अब आप आगे बढ़ेंगे। बच्चे के सर से खून तेज़ी से बह रहा था जब ज़ाहिर ने उसे ज़मीन से उठाकर अपनी गोद में लिया था। उसकी बेटी भी पास ही खड़ी रो रही थी। ज़ाहिर ने हाथ बढ़ाकर उसे भी बाजू के हल्के में लिया और दोनों को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। तभी सानिया उसके करीब पहुंची और उसने किसी चील की मान अपने बच्चों को उससे झपटना चाहा था। दूर रहो मेरे बच्चों से देहाती जंगली इंसान, हलक के बल चिल्लाते हुए वो उठाड़ी थी। बच्चे सहम कर उसे देखने लगे, ताहम ज़ाहिर ने उन्हें अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। बच्चे के सर से बहता हुआ खून उसकी जान पर बना रहा था। तभी गर्दन पीछे मोड़ते हुए आवाज़ बुलंद उसने किसी मुजारे को पुकारा, फिर उसे मोटरसाइकिल लाने की हदायत करने के साथ ही बिना सानिया के गुस्से की परवाह किए वो अपने बेटे को सीने से लगाए गांव के वाहिद डॉक्टर की तरफ चला गया। सानिया उसकी जसारत पर हका बका सी खड़ी रह गई थी। सानिया! काफ़ी देर खामोशी के बाद अशर हुसैन ने उसे पुकारा था। वो जैसे चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। झूठ बोला था ना तुमने मुझसे? कैसा झूठ? अशर हुसैन के गिले पर उसे जैसे करंट लगा था। अशर ने रुख फेर लिया। यही कि ज़ाहिर मलिक जिसने हवेली में परवरिश पाई है तुम्हारा ड्राइवर है? तो ये कि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, इन बच्चों का बाप भी है। और ये बात मैंने एयरपोर्ट पर ही महसूस कर ली थी, जब इन बच्चों को देखते ही उसकी आंखों में आंसुओं के सितारे झिलमिलाए थे, मगर उसने लब दबाकर अपना ज़ब्त बहाल रखा था। क्या बकवास है ये? कांपते लबों के साथ वो झुंझुलाई थी, मगर अशर हुसैन ने उसकी तरफ नहीं देखा। बकवास नहीं, हकीकत है। तुम्हारे बच्चे के पेट से गिरने पर जितनी तकलीफ़ उसने महसूस की है शायद तुमने भी महसूस नहीं की। अगर वो महज एक ड्राइवर होता तो यूँ दीवानगी के साथ तुम्हारे बच्चों को चूम ना रहा होता। अशर प्लीज़, मुझे ज़ाहिर मलिक के बारे में कोई बात नहीं सुननी। मत सुनो, मगर तुम चाहकर भी इस हकीकत से निगाह नहीं चुरा सकती कि वो तुम्हारे बच्चों का बाप है। तुम चाहो भी तो उसे उसके बच्चों से दूर नहीं रख सकती। अशर की बात पर उसका दिल ज़रूर कांप कर रह गया था। ज़ाहिर मलिक की फितरत से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। जो चीज़ उसे आसानी से हासिल नहीं होती वो उसे छीन लेता था, मगर सानिया अपने बच्चों के बारे में ऐसा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। तभी उसने फ़ौरन शहर शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया था। रात जब वो अपने बच्चे को मरहम पट्टी करवा कर हवेली लाया, सानिया जले पैर की बिल्ली की मान इधर से उधर चक्कर काट रही थी। जाने क्यों से लग रहा था जैसे वो उसके बच्चे को लेकर नहीं आएगा। दादी माँ उसे तसल्ली दे रही थी, मगर उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। जिस वक्त उसने हवेली के गेट से ज़ाहिर को अंदर आते देखा, तब उसकी जान में जान आई। उसका बेटा ज़ाहिर के कंधे से लगा सो रहा था। सानिया उसे देखते ही तेज़ी से लपक कर उसकी तरफ आई थी। कैसा है मेरा बेटा? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? ठीक है, खून बहुत ज़्यादा बह गया था, ड्रिप लग रही थी। लो संभालो इसे, संजीदगी से कहते हुए उसने बच्चे को सानिया की गोद में देना चाहा था। तभी उसके हाथ सानिया के हाथों से टकराए थे और दोनों को ही जैसे करंट लगा था। वो हवेली से घर वापस आया तो सायरा उसी की राह देख रही थी। उसकी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा भी उसी ने खोला था। कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है, मासी बहुत परेशान हो रही थी। तुम्हें बताने का बंद नहीं हूँ मैं, हटो सामने से। उसका मूड ऑफ था। सायरा दरवाज़ा बंद करने के बाद रोटी लेकर उसके पीछे ही चली आई। ले खाना खा ले, तेरी पसंद के करेले गोश्त बनाए हैं मैंने, मुझे भूख नहीं है। बिना सायरा और खाने पर निगाह डाले वो बिस्तर
پہ ڈھہ گیا۔ سائرہ ڈھٹائی سے ٹرے سائڈ پر رکھتے ہوئے اسی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے تو نے سارا دن بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، تو میں چاہے 10 دن کچھ نہ کھاؤں، تم کون ہوتی ہو میری فکر کرنے والی؟ وہ دھاڑا تو سائرہ گھور کر رہ گئی۔ بچپن کی مانگوں تیری، پیار کیا ہے میں نے تجھ سے، تجھے تو سب کچھ بھول گیا ہے، پر مجھے ایک ایک دن یاد ہے جب تم میری محبت میں پاگلوں کی طرح میرے گھر کے چکر لگاتے تھے۔ پاگل تھا میں جو تجھ جیسی مفاد پرست لڑکی سے دل لگا بیٹھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ نکل آیا ہوں میں ان دنوں کے فریب سے۔ پتہ ہے مجھے اس شہر والی نے دماغ خراب کر رکھا ہے تیرا، مگر وہ بھی تو چھوڑ کر چلی گئی نا تجھے، اس سے کیوں نہیں کرتا نفرت؟ فوراً سے پیشتر نہایتی غصے میں دو بدو جواب دیتے ہوئے اس نے پھر وہی چھرا کھونپا تھا اس کے سینے میں کہ جس کا وار ہمیشہ اسے گھائل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چپ کر گیا تھا۔ تبھی وہ محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں تیرا دل نہیں دکھانا چاہتی ظاہر، مگر سونا رب جانتا ہے آج بھی دل سے پیار کرتی ہوں تجھے۔ نہیں چاہیے مجھے تیرا پیار، سنا تم نے؟ کسی کے پیار کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ کہاں جا سویا تھا یہ پیار اس وقت جب تم میرے سسکتے ہوئے دل کی پرواہ کیے بغیر صرف دولت کے لالچ میں کسی اور کی سیج پر جا بیٹھی تھی؟ اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری یادداشت جب میرے سارے جذبوں پر پانی پھیر کر کسی اور کے نام کی مہندی ہاتھوں پر جا کر بیٹھ گئی تھی؟ مت کریدا کرو بجھی ہوئی راکھ سے چنگاریاں، ایسا نہ ہو کسی دن یہی چنگاریاں تمہارے سارے وجود کو جلا کر راکھ کر دیں۔ دھاڑ کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے نرم بازو میں پویست کرتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلا، مگر وہ لڑکھڑا کر پھر اسی کے بازو سے لپٹ گئی۔ ماسی بہت پریشان ہے ظاہر، ہم دونوں کے لیے کئی بار میرے سامنے تیری اور میری شادی کی بات کر چکی ہیں۔ میرے لیے نہ صحیح، ان کی خوشی کے لیے ہی صحیح مجھے اپنا نام دے دے۔ تیرے علاوہ میں نے اور کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اب اگر ایسا ہوا تو تیری قسم ظاہر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تو مر گیا تھا، تم بھی مر جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ اس کی جذباتی بلیک میلنگ کا شکار ہوئے بغیر اس نے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور اوپر چھت پر چلا آیا۔ پیچھے وہ کلس کر رہ گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سائرہ ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ سست روی سے سیڑھیاں اترتا اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ابا کی طبیعت اب کیسی ہے اماں؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ جوان اکلوتا پتر 2 گھڑی پاس بیٹھ کر حال بھی نہ پوچھے تو کیسی طبیعت ہوگی باپ کی؟ اماں شاید اس کی طرف سے بھری بیٹھی تھیں، تبھی اس کے بیٹھتے ہی گولے داغنے شروع کر دیے تھے۔ وہ رخ پھیر کر رہ گیا۔ مجھ سے ابا کا حال دیکھا نہیں جاتا اماں، اس لیے نہیں بیٹھتا ان کے پاس۔ کیوں؟ ان کے حال کو کیا ہوا ہے؟ اللہ معاف کرے، کوڑ تو نہیں لگا انہیں جو تجھے پاس بیٹھ کر گھن آتی ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا اماں۔ اماں کے جلال نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، تبھی وہ بولی تھیں، بس رہنے دے، اچھی طرح سمجھتی ہوں تیرے مطلب کو۔ 5 سال ہو گئے فقیر بنا پھرتا ہے، ایک بار بھی کبھی میرا اور اپنے ابا کا خیال آیا تجھے؟ 15 دن اپنی شکل نہیں دکھاتا، کوئی مرتا ہے تو مر جائے تیری بلا سے۔ وہ اچھی خاصی دکھی تھیں۔ ظاہر جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے ساتھ آپ بھی دعا کریں اماں کہ میں مر جاؤں، ویسے بھی میرا اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ اماں کا ہاتھ دل پر ہی رہ گیا، جبکہ سائرہ نل کے نیچے بیٹھی سن سی رہ گئی تھی۔ کیا چل رہا تھا ظاہر ملک کے دل و دماغ میں، جو وہ ذات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی اتنا بیزار ہو گیا تھا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ دن بھر کھیتوں میں پسینہ بہانے کے بعد ڈھلتی شام کے وقت جب وہ گھر واپسی کا قصد کر رہا تھا، اس کا ٹکراؤ پھر ثانیہ عباس کے ساتھ ہوا تھا۔ بارش اچانک شروع ہو گئی تھی۔ شدید برساتی موسم میں قطعی نامناسب کپڑے پہنے وہ اسی شخص کے ساتھ کہیں سے آ رہی تھی جو اسے زہر لگتا تھا۔ ٹائٹ جینز پر سلیو لیس شرٹ بارش میں بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی اور اب اس کے جسمانی خدوخال خوب واضح کر رہی تھی۔ ظاہر کے بدن میں لہو جیسے آگ بن کر دوڑنے لگا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر رہ سکتا تھا، مگر اسے یوں اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی برقی روح کی طرح تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس سے پہلے کہ ثانیہ اسے کچھ کہتی، اس نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ ثانیہ عباس کے ساتھ ساتھ اشر حسین بھی اس کی سرکت پر ششت رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گرایا تھا، مگر ظاہر نے اسے نہیں دیکھا، وہ صرف ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے ثانیہ عباس اگر تم اپنی حدود و قیود میں رہو، کیونکہ میں نے تم سے کنارہ کشی کی ہے، سریعام گاؤں کی گلیوں میں عزت رولنے کی اجازت نہیں دی۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ مین، تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ کیا اوقات ہے تمہاری میرے سامنے؟ صرف ایک نوکر؟ بپھرے ہوئے لہجے میں جس حقارت سے اس نے اپنے اور اس کے مابین رشتے سے نگاہ چرائی تھی وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا واقعی وہ اب اس لڑکی کا صرف ایک نوکر رہ گیا تھا؟
खबरदार आज के बाद अगर कभी मेरे सामने आए तो मैं नौकरों को उनकी औकात से बढ़कर छूट देने की कायल नहीं हूँ। उंगली उठाकर उसे वार्न करती वो कोई और ही सानिया अब्बास लग रही थी। ज़ाहिर के जिस्म का सारा खून आंखों में सिमट आया। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या कहे। ज़बान जैसे तालू से चिपक कर रह गई थी। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो गलती करते हैं मगर फिर अपनी गलती का एहसास होने पर उससे तौबा कर लेते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो गलती करके मान लेते हैं लेकिन तौबा नहीं करते। और तीसरे वो लोग होते हैं जो गलती करके मानते भी नहीं और अगर उनकी गलती का एहसास दिलाया जाए तो उल्टा वो आप पर चढ़ दौड़ते हैं। ऐसे लोगों का साथ बेशक ज़िंदगी को बहुत कठिन बना देता है। सायरा मलिक की निगाह में सानिया अब्बास का शुमार भी उन तीसरी किस्म के लोगों में होता था। बारिश में मज़ीद शिद्दत आ गई थी मगर वो अब भी वहीं खड़ा था। अगले रोज़ चौधरानी के बुलावे पर शाम के वक्त वो हवेली आया था। सानिया अब्बास उस वक्त गांव में नहीं थी। जी चौधरानी, आपने बुलाया? हाँ ज़ाहिर, आ बैठ। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। ज़ाहिर चुपचाप मोंडा खींचकर उनके करीब बैठ गया। खैरियत? खैरियत कहाँ ज़ाहिर? सालों बाद पोती का चेहरा देखना नसीब हुआ। सोचा था वो आ गई है तो खुद ही हवेली का इंतज़ाम संभाल लेगी मगर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। क्यों, अब क्या हुआ? हवेली के चौधरानी के अल्फाज पर उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। होना क्या है पुत्र, सानिया ने गांव छोड़कर शहर में रहने का फ़ैसला कर लिया है। वो जो लड़का आया हुआ है ना, अशर हुसैन, उसी ने दिमाग ख़राब किया हुआ है उसका, वगरना वो इस बुढ़ापे में बूढ़ी दादी को अकेला छोड़कर जाने वाली नहीं थी। चौधरानी की परेशानी पल में उसकी परेशानी में ढल गई थी, ताहम उसने खुद पर सब्त कायम रखा। आप अकेली तो नहीं है चौधरानी, पहले भी तो गांव वाले ही आपके सगे बनकर रहे हैं। अब भी अगर वो आपको छोड़कर चली जाती है तो क्या हुआ? हम सब हैं ना यहाँ आपके साथ। अल्लाह लंबी उम्र करे तुम लोगों की। अल्लाह मेरे गांव को हर नजरे बद से महफूज रखे, आमीन। उनके चेहरे की उदासी और लहजे का मलाल बदस्तूर कायम था। तभी वो बोला था, अशर हुसैन से क्या ताल्लुक है सानिया बीबी का? अरे ताल्लुक क्या होना है पुत्र, जब से सानिया को तलाक हुई है खामखा दम छल्ला बना फिरता है उसका। तलाक? उस पर तो जैसे बिजलियां आ गिरी थी। हाँ, अपनी पसंद से शादी की थी सानिया ने, इसीलिए ये दाग बर्दाश्त करना पड़ा। कब हुई उसे तलाक? ज़ाहिर का दिल जैसे बंद हो रहा था। 5 साल पहले जब उसने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था तभी उसके शौहर ने उसे तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। एक के बाद एक चौधरानी के इंकशाफात ने उसे चकरा कर रख दिया था। बहुत टूटी है सानिया, उसी के गम में कनीज़ भी दुनिया से चली गई। बच्चे हैं तो वो बाप की शक्ल देखने को तरस रहे हैं मगर वो बंदा खुदा का जाने कहाँ है। बिना ज़ाहिर के अंदर सर उठाते तूफ़ानों की खबर रखे चौधरानी उस पर अपना दुख अया कर रही थी। ज़ाहिर को लगा जैसे उसका वजूद पत्थर का होकर रह गया हो। क्या वो लड़की सिर्फ अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों को इतना बड़ा धोखा दे सकती थी? सिर्फ उससे छुटकारे पाने के लिए वो इस हद तक भी गिर सकती थी? इतना बड़ा झूठ, वो भी इतने करीबी लोगों से। उसे लगा जैसे उसका सर दर्द से फट जाएगा। तभी चौधरानी से माजरत करके फ़ौरन से पेशतर वो उठ खड़ा हुआ मगर अभी उसके कदम हवेली के गेट भी पार नहीं कर पाए थे कि किसी की सदा ने जैसे उसके कदमों को ज़मीन के साथ बांध कर रख दिया था। पापा, ज़ाहिर हवेली की दहलीज पार कर रहा था जब उसकी नन्ही गली की सदा ने उसके कदम जैसे ज़मीन से बांध कर रख दिए। कतई शॉक्ड अंदाज में वो पलटा था जब वो नन्ही गली दौड़ते हुए उसके कुशादा सीने से आ लगी। ज़ाहिर को लगा जैसे वो पत्थर का होकर रह गया हो। आप मेरे पापा हैं ना? अगले ही पल वो उसके सीने से सर उठाए पूछ रही थी। ज़ाहिर का सर आप ही आप अस्बात में हिल गया जबकि उसकी आंखों के गोशे भी नम हो गए थे। बच्ची उसके इकरार पर बेहद खुश हुई थी, फिर बिना कुछ कहे दौड़कर अपने भाई को भी बुला लाई। चांद देखो, हमारे पापा मिल गए, मैंने कहा था ना यही हमारे पापा हैं। खुशी से बेहाल वो अपने भाई को बता रही थी मगर वो टुकर टुकर ज़ाहिर की तरफ देखते हुए उसके करीब आने से हिचकिचा रहा था। तब ज़ाहिर ने हाथ बढ़ाकर दोनों को अपने बाजुओं में समेट लिया। उसका दिल इस लम्हे जैसे फटने को तैयार था। आपको कैसे पता चला कि मैं ही आपका पापा हूँ गुड़िया? बच्चों को खूब चूमने के बाद जब उसका दिल मामूल पर आया तो उसने अपनी बेटी से पूछा। जवाबन वो उसका हाथ थामते हुए बोली, उस रोज़ जब चांद दरख्त से गिरा था और उसे चोट लगी थी तो आप ही उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जबकि मम्मा ने आपको डांटा भी था। बाद में अशर अंकल ने मम्मा से आपके बारे में पूछा तो उन्होंने अंकल को बता दिया कि आप ही हमारे पापा हैं। मम्मा को अपने गुस्से में याद ही नहीं रहा कि मैं भी पास ही खड़ी हूँ, वरना शायद वो ये कभी बात ना करती। मामा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पापा, वो हमें आपसे दूर करना चाहती हैं। बच्ची ने सारी बात साफ साफ बता दी थी। ज़ाहिर का दिल सीने में मचल उठा। नहीं, अब मम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकेगी गुड़िया। अल्लाह के सिवा अब दुनिया की कोई ताकत आपको आपके पापा से दूर नहीं कर सकती। चलो मेरे साथ। कहाँ? पापा के घर, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली आपकी दादो हैं, दादा हैं और बहुत लोग हैं। और मम्मा को अभी हम कुछ नहीं बताएंगे।
ताइदी अंदाज में उसने बच्चों की तरफ देखा था। उसकी बेटी ने फौरन इस बात में सर हिला दिया, ताहम उसका बेटा अब भी खामोश था। क्या हुआ चांद, क्या तुम पापा के साथ जाना नहीं चाहते? नहीं, मैं मम्मा को परेशान नहीं करना चाहता। तो ठीक है, फिर मैं पापा के साथ जा रही हूँ। तुम रहो यही मम्मा के चमचे बनकर, जिनके पास हमारे साथ गुजारने के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं है। गुड़िया उसकी पूरी साइड ले रही थी। चांद थोड़ी देर की कश्मकश के बाद राज़ी हो गया। सानिया अशर हुसैन के साथ शहर से वापस लौटी तो थकन से बुरा हाल था। खुद अशर भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, तभी फ्रेश होकर फ़ौरन सोने चला गया। सानिया फ्रेश होकर आई तो चौधरानी ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। वो वहीं उनके करीब बैठ गई। बच्चों ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया आपको? चौधरानी के सलाम फेरने पर उसने पूछा था। जब वो बोली, नहीं, आज तो दोनों कमरे से ही नहीं निकले। अच्छी बात है, मैं खुद भी सारे रास्ते यही दुआएं करती आई थी कि वो अपने कमरे से ना निकले। चेहरे पर मुस्कान सजाए उसने अपने इत्मीनान का इजहार किया। घर मिल गया शहर में? जी दादो, बहुत अच्छा घर मिल गया है। ऑफिस भी करीब है और बच्चों का स्कूल भी। अब बच्चों के साथ मुझे और अशर को भी कोई मसला नहीं होगा आने जाने में। चलो अच्छी बात है। वैसे अशर मियाँ के क्या इरादे हैं? मेरा मतलब है बिना निकाह के वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कैसे रहेगा? ओ कम ऑन दादो, जिस मुल्क से मैं आई हूँ वहाँ ऐसी छोटी छोटी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। वैसे भी मैं और अशर बहुत जल्द निकाह करने वाले हैं। तुम कर कहती वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। किचन में खाना तैयार रखा था। खाने की ट्रे उठाकर वो बच्चों के कमरे में आई तो वहाँ कोई नहीं था। सानिया का दिल जोर से धड़क उठा। चांद, गुड़िया, बदहवास होकर वो वॉशरूम की तरफ भागी, मगर वो वहाँ भी नहीं थे। सानिया को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। क्या हुआ सानिया? चौधरानी उसकी पुकार पर कमरे में जाते जाते रुक गई थी। सानिया लपक कर उनके करीब आई। दादो, चांद और गुड़िया कमरे में नहीं है। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो भी परेशान हो गई थीं। तभी लपक कर बच्चों के कमरे की तरफ गई, मगर वाकई वो दोनों कमरे में नहीं थे। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? मैं जानती हूँ वो कहाँ गए होंगे। सुलगती निगाहों से आंसू पोंछते हुए वो मुड़ी और फिर शाल लेकर नीचे चली आई। कहाँ जा रही हो इस वक्त? अभी आती हूँ दादो, आप परेशान ना हो। मुख्तसर कहती वो फ़ौरन हवेली से निकल गई थी। गाड़ी पास थी। ज़ाहिर के गांव पहुंचने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ज़ाहिर बच्चों के साथ खुले आसमान तले छत पर लेटा उन्हें कहानी सुना रहा था। दोनों बच्चे यहाँ आकर बेहद खुश थे। कहानी सुनते सुनते कब उनकी आंख लग गई ज़ाहिर को पता ही नहीं चला। दस्तक की आवाज़ पर वो चौंका और फिर आहिस्ता से अपना बाजू चांद के सर के नीचे से निकालते हुए सीढ़ियाँ उतर आया। कौन? दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाते हुए उसने पूछना ज़रूरी समझा था। दरवाज़ा खोलो। बाहर से धाड़ती हुई आवाज़ बिला शक व शुबा सानिया अब्बास की थी। ज़ाहिर ने फ़ौरन से पेशतर दरवाज़ा खोल दिया। तुम और यहाँ, वो भी इस वक्त? ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों को बुलाओ, मैं उन्हें लेने आई हूँ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। ज़ाहिर ने एक नज़र मुड़कर पीछे देखा। उसकी माँ सानिया की चंगाड़ पर किसी भी वक्त कमरे से बाहर आकर सारा खेल बिगाड़ सकती थी। तभी उसने बाहर निकलकर सरस से दरवाज़ा बंद किया, फिर सानिया को बाजू से पकड़कर गाड़ी के करीब लाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठ गया। सानिया उसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी। कुछ दूर फसलों के करीब जाकर उसने गाड़ी रोक दी। यहाँ क्यों लाए हो? इसलिए ताकि तुम जी भरकर चंगाड़ सको। जस्ट शट अप, यू शट अप। अगर मैं अपनी शराफत की वजह से तुम्हारी सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर लेता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर खुदा बन जाओ। बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम कि मैं औरतों का इस तरह से चीखना चिल्लाना पसंद नहीं करता। वैसे भी तुमसे लेकर नहीं खाता मैं, जो तुम्हारी हर तरह की बात बर्दाश्त करूँ। अगर हवेली का काम करता हूँ तो सिर्फ चौधरानी की वजह से, उनकी मोहब्बत और अपनायत की वजह से, वगरना तुम जैसियों को अपनी जूते की नोक पर रखता भी पसंद नहीं करता मैं। बकवास बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारी टर्टर सुनने नहीं आई, अपने बच्चों को लेने आई हूँ। तुम्हारे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और हाँ, दोबारा इस तरह रात के अंधेरे में मेरे घर के दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रात के अंधेरे में इस तरह दहलीज फलांग कर आने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करता। कदरे संजीदा लहजे में कहने के बाद वो गाड़ी से निकल गया था। सानिया बिलबिला कर रह गई। भाड़ में जुट जाओ तुम और तुम्हारी पसंद नापसंद। उसका बस ना चलता था, वो उसे कच्चा चबा डालती। ज़ाहिर ने अपने पीछे गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए उनके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम गुजारो अपनी ज़िंदगी जिस तरह भी गुजार सकती हो। मैं अपने बच्चों की खुद बेहतरीन परवरिश कर सकता हूँ। जस्ट शट अप। तुम मुझसे मेरे बच्चे नहीं छीन सकते।
सुना तुमने? वो चीखी थी। ज़ाहिर पलटते पलटते खिड़की पर झुक आया। मैं कौन होता हूँ तुमसे कुछ भी छीनने वाला? छीनने का फ़न सिर्फ तुम्हें आता है। कभी खुद को मुझसे छीन लेती हो तो कभी बच्चों को, मगर इस बार मैं तुम्हें कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं। तुम ज़बरदस्ती उन्हें मुझसे दूर नहीं रख सकती। हाँ, चाहो तो किसी भी अदालत से रजू कर सकती हो। बहरहाल अब जाओ घर। चौधरानी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। माई फुट, तुम एक घटिया इंसान हो ज़ाहिर मलक, और हमेशा ये साबित किया है तुमने। इसीलिए मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, बेहद नफ़रत। अगर तुम ये समझती हो कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर करके तुम मुझे तोड़ दोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम ही फातेह ठहरो। रखो अपने बच्चों को अपने पास। सानिया अब्बास इतनी आम लड़की नहीं है जितनी तुमने उसे समझ लिया है। लहू रंग आंखों में तैरते गुस्से की सुर्खी गज़ब की थी। फिर इससे पहले कि ज़ाहिर कुछ कहता, वो तेज़ी से गाड़ी भगा ले गई। ज़ाहिर घर वापस पलटा तो सायरा सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। मिलाए सानिया अब्बास से। उसका लहजा अजीब सा हो रहा था। वो दरवाजे की कुंडी लगाते हुए चौंक उठा। मैं किसी से मिलने नहीं गया, वो खुद यहाँ आई थी अपने बच्चों को लेने। ना चाहते हुए भी उसे वजाहत देनी पड़ी। सायरा ने उसका बाजू थाम लिया। जान क्यों नहीं छुड़वा लेते तुम उस पला से? वो तुम्हारे काबिल नहीं है ज़ाहिर। वो मेरे काबिल है या नहीं इसकी परवाह करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, समझी तुम? जाओ जाकर आराम करो। दृष्टि से बाजू छुड़ाते हुए उसने उसे डपटा था। वो कुलस कर रह गई। क्यों ज़रूरत नहीं है मुझे? कान खोलकर सुन लो ज़ाहिर, मैं अब फिर से तुम्हें उस चुड़ैल के लिए ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। देखा जाएगा। बेपरवाही से कहते हुए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया था। सानिया हवेली वापस आई तो उसका चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। चौधरानी के साथ साथ अशर भी उसकी राह देख रहा था। कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं। उसे नज़रअंदाज करती वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। चौधरानी तस्बीह के दाने फेरती उसे देखती रह गई थी। अगले रोज़ नाश्ते की टेबल पर उन्होंने सानिया से पूछा था, बच्चे कहाँ हैं, कुछ पता चला? जी, वो अपने बाप के पास हैं, आप परेशान ना हों। बेपरवाही से ब्रेड पर जैम लगाते हुए उसने जवाब दिया था। वो हक्का बक्का रह गई। उनका बाप कब आया यहाँ? मेरी गैर मौजूदगी में आया था, आपको पता नहीं चला? मेरे खुदा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ की आदत पड़ी हुई है उन्हें। ज़्यादा दिन उस शख्स के साथ नहीं रह सकेंगे। अंदर की दुनिया दरम बरम होने के बावजूद वो बहुत इत्मीनान से जवाब दे रही थी। अशर खामोशी से उसे देखे गया। थोड़ी देर बाद जब वो शहर के लिए निकल रहे थे, सानिया ने अचानक गाड़ी रुकवाई थी। अशर, क्या तुम इसी हफ्ते मुझसे शादी कर सकते हो? व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? अशर प्लीज़, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। वो जज्बाती हो रही थी। अशर बेसाख्ता गहरी सांस भर कर रह गया। हाँ, क्यों नहीं, तुम कहो तो अभी कर लेते हैं। थैंक्स। उसकी तरफ से मस्बत जवाब पाकर बेसाख्ता उसने सुकून की सांस भरी थी। अशर ने एक प्यार भरी नज़र उस पर डालने के बाद गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज़ाहिर बच्चों को खेतों की सैर करवाने ले आया। दोनों की रगों में अपने देहाती बाप का खून था, इसीलिए अपनी मिट्टी से मोहब्बत उनके खून में रची हुई थी। जब से वो ज़ाहिर के साथ गांव आए थे, बेहद खुश थे। इन दो फूलों की वजह से उसकी माँ और बाप की ज़िंदगी में भी जैसे बहार आ गई थी। ज़ाहिर की फसल बहुत अच्छी हुई थी, मगर हर साल की तरह उसके बराबर वाले ज़मींदार को फिर नुकसान उठाना पड़ा था। तंग आकर उसने अपनी ज़मीन बहुत अच्छे दामों पर ज़ाहिर के हाथ ही फ़रोख्त कर दी थी, और अब अल्लाह के फजल से उस पर पहले से भी ज़्यादा धन बरस रहा था। 2 साल पहले उसने घर वालों से चोरी शहर में एक कनाल का प्लाट लिया था, और अब पिछले 2 साल से वहाँ घर की तामीर हो रही थी। घर क्या था, ख्वाबों का महल था। ज़ाहिर मलक के लिए करोड़ों रुपए लग गए थे, मगर अभी तक उसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी थी। करमदाद उसे खुश देखकर बहुत खुश था, मगर उसके बच्चे उससे ज़्यादा खुश थे। हल्की हल्की पड़ती फुहार में वो कभी दरख्तों पर चढ़ते, कभी ट्यूबवेल के पानी में कूद कर एक दूसरे पर पानी डालते, कभी फसलों में छुपकर लुका मिट्टी खेलते, तो कभी इश्तियाक से खड़े होकर गुड़ बनते हुए देखते, कभी फसल की चुनाई देखकर खुश होते। पूरा गांव उन बच्चों से ना सिर्फ प्यार करता था, बल्कि ज़ाहिर की वजह से उनकी इज्जत भी करता था। ये ज़ाहिर की मेहनत, दियानत और शराफत ही थी कि वो एक मामूली किसान से आज उसी गांव का ना सिर्फ बहुत बड़ा ज़मींदार बन गया था, बल्कि नंबरदार भी नामज़द हो रहा था। पिछले दिनों बच्चों की सैर व तफरीह के लिए उसने नई मोटरसाइकिल भी ले ली थी। मगरिब की अजान से ज़रा ही पहले वो घर वापस आया तो दोनों बच्चे थकन से बेहाल थे। सायरा ने हंडिया बना ली थी और अब तंदूर पर रोटी लगा रही थी। वो मुँह हाथ धोकर बच्चों के साथ अम्मा की चारपाई पर आ बैठा। अब्बा की तबीयत अब कैसी है अम्मा?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है बेटे, अब तो पहले से भले चंगे हैं। तेरे इन 2 नन्हे मुन्ने डॉक्टरों ने इलाज किया है उनका, तो क्यों भले चंगे नहीं होंगे। अम्मा मुस्कुरा रही थी, वो खुश हो गया। कुछ पता है कल ये चांद तेरा अपने दादा अबू से क्या कह रहा था। अम्मा को अचानक चांद की बात याद आ गई थी। क्या कह रहा था। तौलिए से चेहरा पोंछकर ज़ाहिर ने फिर अम्मा की तरफ देखा। कह रहा था दादाजी कबूतर पालने हैं छत पर, दोनों मिलकर उड़ाया करेंगे। बात मुकम्मल करने के साथ ही वो दुपट्टा मुंह पर रखकर हंसने लगी थीं। ज़ाहिर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मोरसी असरात भी तो होते हैं ना अम्मा, आपको याद नहीं मैं दिन भर छत पर चढ़ा 7-7 दिन कबूतर उड़ाया करता था। याद है, सब याद है, सारी शरारतें याद हैं तेरी, मगर बेटा भी कुछ कम शरारती नहीं है तेरा। वो मुस्कुरा कर उसे चांद की शरारतें बता रही थी। ज़ाहिर ने चांद को गोद में भर लिया। ज़ाहिर पुत्र, अचानक वो संजीदा हो गई थी। जी अम्मा। वो भी संजीदगी से उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। कुछ बात करनी थी तुझसे। हुक्म कर अम्मा। उसका दिल धड़का था मगर फिर भी वो उनकी तरफ मुतवज्जा रहा था। अम्मा भी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली थी। कल रिश्ता आया था एक सायरा के लिए। ये 7 वाले पिंड के मास्टर फजल इलाही का बेटा है असलम। सुलझा हुआ शरीफ बच्चा है। गांव में अपनी करियाने की दुकान भी है उसकी। फिर उसकी माँ खुद चल कर आई थी। बड़ी पसंद है सायरा उसे, मगर ये नहीं मान रही। कहती है सारी ज़िंदगी आपके पास रहकर आपकी खिदमत करूँगी, अगर कहीं और शादी की बात की तो कुछ खाकर मर जाऊँगी। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। एक पल में उसका चेहरा तना था। अम्मा ने नज़रें फेर ली। तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ, और कौन है मेरा। पता तो है तुझे, वो तेरा जोग लेकर बैठी है। मैं और तेरे अब्बा भी यही चाहते हैं कि वो यहीं रह जाए इसी घर में, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता अम्मा। क्यों नहीं चाहता, तुझे क्या मसला है। दौलत की रेल पेल है, छड़ा छांट है। घर बसाने के लिए सिर्फ छड़ा छांट होना ज़रूरी नहीं है अम्मा, ना ही दौलत की रेल पेल ज़रूरी होती है। वो और दिन थे जब इसी सायरा को पाने के लिए तेरे तरले किया करता था मैं। अब वो दिन नहीं रहे अम्मा, ना ही वो दिल रहा है। पागल ना बन ज़ाहिर, घर की लड़की है, देखी भाली है। देख नहीं रहा कैसे सारा घर संभाल रखा है तेरा। ना संभाले घर, मुझे परवाह नहीं। मैं भी घर का लड़का था, देखा भाला था, प्यार करता था इससे। सिर्फ इसी के लिए शहर डाका मारने गया था, वो भी अपनी जान हथेली पर रख कर। मगर फिर भी इसने तेरे बेटे को ठुकरा दिया था। इस जुर्म के लिए ठुकरा दिया था जिसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था। तू वो दिन भूल सकती है अम्मा, मेरे दिल पर लिखे हैं, मैं नहीं भूल सकता। अगर उस वक्त इससे हसीन सारे गांव में कोई नहीं था तो अब भी कोई नहीं है। मैं कल भी कुछ नहीं था, आज भी नहीं हूँ। वैसे भी मेरी अपनी बीवी है, बच्चे हैं, हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियाँ ज़रूर हैं, मगर वो मुझसे अलग नहीं है, ना ही मैं करना चाहता हूँ। प्लीज़। अज़द जज्बाती होते उसने दिल की बात कह दी थी। सायरा चुपचाप खड़ी सुनती रही। तंदूर में लगी रोटी जलकर राख हो गई थी, मगर उसे खबर ना हो सकी। अगर ज़ाहिर अपनी ज़िद का पक्का था तो वो भी अपनी ज़िद की पक्की थी, और ये ज़ाहिर को भी पता था कि वो जिस बात की ज़िद कर लेती थी उसे फिर हासिल करके ही रहती थी। ज़ाहिर छत पर जा चुका था। वो पुरसोच अंदाज में तंदूर के ऊपर खड़ी जाने क्या क्या प्लान बनाती रही। सानिया अब्बास अशर हुसैन के साथ गांव से शहर शिफ्ट हो चुकी थी। ज़ाहिर मलक अगर बच्चों को उससे छीन कर उसे कमज़ोर होता देखना चाहता था तो वो कभी भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने वाली नहीं थी। अशर ने उसके लिए एक बहुत अच्छा घर हायर किया था। ऑफिस भी बहुत अच्छी जगह पर सेट किया गया था। वो बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना होती। अशर उसकी हर फरमाइश होठों से निकलने से पहले पूरी करता था। उसकी हर खुशी और कामयाबी में वो उसके साथ साथ था। सानिया को हैरत होती थी भला उसकी बीवी जुनैरा ने इतने अच्छे इंसान की कदर क्यों नहीं की थी, मगर अगले ही पल उसे अपना ख्याल आता तो वो दुख से मुस्कुरा देती। वो भी तो बहुत अच्छी थी। अपने आप को मट्टी बना लिया था उसने ज़ाहिर मलक के लिए। जिस रंग में उसने ढालना चाहा उसी रंग में ढल गई। फिर भी वो उसकी वफ़ा नहीं पा सकी थी। क्या क्या ज़्यादतियाँ नहीं की थी उस शख्स ने उसके साथ, किस किस अंदाज में नहीं सताया था, मगर फिर भी वो उससे दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। अगर इतनी वफ़ा के बावजूद वो बेमुराद थी तो अशर हुसैन को मुराद कैसे मिल सकती थी। यकलख्ती उसे अशर हुसैन पर बड़ा तरस आया था, और फिर ख़ुद पर बेपनाह गुस्सा भी कि उसने क्यों उसे ठुकरा कर पाकिस्तान की राह ली। ना वो पाकिस्तान आती, ना ज़ाहिर मलक मिलता, ना उसकी ज़िंदगी और दिल बर्बाद होते। मगर सारे मामलात इंसान के इख्तियार में कहाँ होते हैं। जितना भी ताकतवर इंसान हो, तकदीर और दिल के फ़ैसलों के सामने हमेशा बेबस ही होता है। सो वो भी बेबस थी। अशर हुसैन किसी पार्टी में गया हुआ था, जबकि वो अपने कमरे में मुकीद बेड पर दोनों पाँव समेट कर बैठी बस रोई जा रही थी। जाने क्यों इस लम्हे उसे तन्हाई का एहसास बहुत शिद्दत से सता रहा था।
चांद और गुड़िया की याद भी बेकरार कर रही थी। वो दोनों ही उस वक्त उसे बहुत याद आ रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगले हफ्ते तक उसने खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया था। अशर हुसैन की अपनी मसरूफियात थी। अक्सर रात गए ही वो घर वापसी की राह लेता था। कभी फ़ारग होता तो सानिया को घुमाने ले जाता, कभी शॉपिंग और कभी डिनर के लिए ले जाता। उसकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो सानिया अब्बास के साथ शादी के बंधन में बंध जाए, इसलिए उसने डायमंड की रिंग खरीद कर सानिया की उंगली में पहना दी थी। दोनों ही आजकल अपनी शादी की तैयारियों में बेहद मसरूफ़ थे। सानिया का कारोबार तकरीबन सेट हो चुका था। अशर हुसैन के ताउन की वजह से वो उस पर अंधा एतबार करने लगी थी। सानिया उस रोज़ दादू और अपने बच्चों से मिलने हवेली आई थी। चांदनी रात में हवेली के बाहर कच्चे रास्तों पर थकन ही थकन थी। साकन हुए दरख्तों और खेतों से कभी उसे बहुत खौफ आता था, मगर अब वैसी कैफियत नहीं रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक कोई पत्थर उसके दाएं पांव के अंगूठे से टकराया था। जदीद तराश खास से बड़ा हुआ नाखून टूटा था। सानिया की आंखें पानियों से भर आईं। तभी फ़ज़ा में किसी की दर्द भरी सदा उभरी थी। दो पत्थर चिनार आंदे, साडा दुख सुन सुन के रोंदे पत्थर पहाड़ आंदे, साडा दुख सुन सुन के रोंदे पत्थर पहाड़ आंदे। वो महसूर सी खड़ी रही। आवाज़ में अजीब सी दिलगिरफ्ती थी, दर्द था, तड़प थी। सानिया को अपने पैर की तकलीफ भूल गई। लम्हा लम्हा आवाज़ करीब आती जा रही थी। सानिया में हिलने की सकत भी ना रही। पुरसोज आवाज़ के साथ ही ट्रैक्टर के बंद होने की आवाज़ आई थी। तभी कंधे से लुढ़कती शाल को संभालते हुए वो आगे बढ़ आई। ऐन उसी पल ज़ाहिर ट्रैक्टर से नीचे उतरा था। सानिया उसे मुकाबिल पाकर जैसे ठटक गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी प्यारी पुरसोज आवाज़ ज़ाहिर मलक की होगी। दूसरी तरफ वो भी जैसे फ्रीज हो गया था। सानिया अब्बास। ट्रैक्टर से उतरते ही उसकी नज़र सानिया अब्बास पर पड़ी थी, जो हल्की हल्की फुहार में भीगती उसकी तरफ देख रही थी। वो ठटक गया। रात के उस पैर भला वो वहाँ क्या कर रही थी? काटन का ट्राउज़र जो उस वक्त उसने जेबतन कर रखा था, हल्की हल्की फुहार में भीग कर उसके वजूद से चिपक गया था। ज़ाहिर को समझ न आई कि ये उसका अलवज़न है या हकीकत। बारिश किसी भी लम्हे तेज़ हो सकती थी। वो जैसे ट्रांस की कैफियत में चलता है, उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। सानिया के दाएं पांव के अंगूठे के टूटे हुए नाखून से खून रिस रिस कर बंद हो गया था। वो यकटिक उसे देखे गया। क्या नहीं था इस वक्त उसकी आंखों में? सानिया चाहने के बावजूद उसके चेहरे से नज़र नहीं हटा पाई थी। तभी वो बोला था, इतनी रात को इतने ख़राब मौसम में तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं भी पूछ सकती हूँ तुमसे। तेज़ बारिश और सर्द हवाओं के सबब उसने दोनों बाजू सीने पर लपेट रखे थे। ज़ाहिर उसके लहजे की तुर्शी महसूस करके लब भींच गया। मैं मर्द हूँ, सुबह से रात तक मुख्तलिफ़ कामों के लिए 100 जगह जाना पड़ता है मुझे। तुम्हारा इस वक्त घर से बाहर कोई काम नहीं है। सो वॉट, मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। मेरा जब जहाँ दिल चाहेगा मैं जाऊँगी। वो तो मैं जानता हूँ। जो औरत भरपूर मोहब्बत के बावजूद अपने शौहर को धोखा देकर उसकी ज़िंदगी से निकल सकती है, उसके लिए यूँ ख़राब मौसम में रात के वक्त घर से निकलना क्या मुश्किल है। जस्ट शट अप, ओके? ज़ाहिर मलक के तंज ने उसकी कनपटियाँ सुलगा दी थी। तभी वो धाड़ी थी, मगर ज़ाहिर ने असर नहीं लिया। तुम्हारे यूँ चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, मगर फिर भी एक वक्त आएगा जब तुम्हें चादर और चारदीवारी की हुर्मत का एहसास होगा। तुम नहीं जानती मुसलमान औरत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान है। चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। औरत की ज़िंदगी से अगर इन दो चीज़ों को निकाल दिया जाए तो वो औरत नहीं रहती, तमाशा बन जाती है। बकवास बंद करो ज़ाहिर मलक। तुम जैसे घटिया और नीच शख्स के मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम जानते हो जो तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ किया है। तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझसे मेरी शख्सियत का वक़ार छीनकर मुझे तमाशा बनने पर मजबूर किया। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं ज़िंदगी की उस सीढ़ी पर खड़ी हूँ कि न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। वो रोहांसी हुई थी। ज़ाहिर का दिल दुख की शिद्दत से भर गया। बहरहाल मुझे तुमसे ये ना कोई हिसाब किताब करना है ना गिला शिकवा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगी, खुदारा मेरे बच्चों को मुझसे मिलने दो। वो बेहतरीन तालीमी अदारों में पढ़ रहे हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारा गवारपन और फजूल की ज़िद मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। वो यहाँ के उजड़ माहौल के आदी नहीं हैं। उन्हें अपने जैसा जंगली जानवर मत बनाओ प्लीज़। तुम भूल रही हो सानिया अब्बास कि तुम भी उसी शख्स की औलाद हो जिसे यहाँ की मिट्टी ने परवान चढ़ाया था। हाँ जानती हूँ, इसीलिए मेरी माँ ने उस शख्स को मेरी पैदाइश के बाद यहाँ से कूच कर जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर वो ऐसा ना करती तो यकीनन आज मैं भी तुम्हारी तरह गंवार यहीं पल भरकर गाँव की किसी दीवार पर उपले थाप रही होती। उसके लहजे में गाँव के कुदरती माहौल के लिए इतनी नफ़रत थी कि वो दम बखुद रह गया था। मेरे बच्चे यहाँ के माहौल में बहुत खुश हैं सानिया अब्बास।
जहाँ तक उनकी तालीम और तरबियत की बात है तो उसके लिए तुम्हें इतना फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सोने की मेहरबानी से उनके बाप में इतना दम है कि वो तुमसे ज़्यादा महंगे अदारों में उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर सकता है। खूब वाकिफ़ हूँ मैं आपकी हिम्मत और दौलत से। जो शख्स अपने बचपन की मंग और मोहब्बत को पाने के लिए दूसरों के घरों में डाके डाले, दिन रात कोल्हू के बेल की तरह खेतों में पसीना बहाकर भी अपना ठिकाना तक ना बदल सके, वो मेरे बच्चों को क्या दे सकता है सवाए नाकाम हसरतों के। वो मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हें उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। एकदम से वो चिल्लाई थी। माँ हूँ मैं उनकी, मेरा भी उन पर उतना ही हक बनता है जितना कि तुम्हारा। माँ? सानिया के तंज ने उसके दिल पर नश्तर का काम किया था। तभी वो हंसा था। वो माँ जो बिना किसी कसूर के और नन्हे फरिश्तों की पैदाइश से पहले ही उन्हें अपनी कोख से गिराने चली थी। वो माँ जिसने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए उन मासूम फूलों को उनके बाप से दूर कर दिया। वो माँ जो सिर्फ अपने नफ्स की भूख के लिए सारी हदूदों को यूद भुलाकर एक कतई गैर महरम मर्द के साथ ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारते हुए अपनी पाकीज़गी और नस्वानियत पर सवालिया निशान लगा रही है। उस माँ के हक़ की बात कर रही हो तुम। नश्तर लगाने में उस शख्स का कोई सानी नहीं था। सानिया अब्बास का दिल कट कर रह गया। वो बोली तो उसका लहजा बेहद बोझल हो रहा था। इस फ़िक्र में घुलना छोड़ दो ज़ाहिर मलक कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। बस इतना याद रखो कि मैं जैसी भी हूँ तुम्हारे बच्चों की हकीकी माँ हूँ, और ये सच्चाई तुम चाहो भी तो बदल नहीं सकते। जानता हूँ मैं, इसी बात का दुख है मुझे। बहरहाल मेरे बच्चे मेरे घर में बहुत खुश हैं। गाँव की ज़िंदगी में उनके लिए जो मज़ा और थ्रिल है वो शायद तुम्हारे एसी रूम्स और कीमती कारपेट से सजे महल में नहीं है। इसलिए मैं चाहकर भी उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। हाँ, तुम चाहो तो किसी भी वक्त उनसे मिल सकती हो, रोकूंगा नहीं तुम्हें। वो शख्स मुकम्मल बेहिस हो चुका था। सानिया ने रुख फेर लिया। बारिश के सर्द कतरों के साथ उस वक्त जो आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे वो आंसू नहीं, आग थे। बारिश की तेज़ी के साथ ही बादल भी ज़ोर से चमकना और गरजना शुरू हो गए थे। तभी वो बोला था, मौसम के तेवर ठीक नहीं हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें ये एडवेंचर तर्क करके घर चले जाना चाहिए। चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? सिर्फ तुम्हारे ख़त्म कर लेने से हमारा ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो बहुत नरम लहजे में कह रहा था। सानिया का गुस्सा फिर ओद आया। किस ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं आप? क्या है हमारे बीच? क्या नहीं है हमारे बीच? गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उसने अपने मजबूत हाथ सानिया अब्बास के कंधों पर जमा दिए थे। तुम क्या समझती हो? मुझसे और मेरे माहौल से जान छुड़ाने के लिए तुमने सारी दुनिया में ये डंडोरा पीट दिया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसा नहीं है। फिर भी हमारा ताल्लुक़ टूट जाएगा। मैं तुमसे और तुम्हारी ज़ात से दस्तबरदार हो जाऊंगा। कभी नहीं। वो कह रहा था और सानिया की आंखें उसके इंकशाफ पर जैसे फटी की फटी रह गई थी। क्या तुमने? मैंने सारी दुनिया में डंडोरा पीट दिया कि तुमने मुझे तलाक दे दी? हाँ। जस्ट शट अप। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया इंसान साबित हो सकते हो। तलाक के वो पेपर्स जो तुमने मुझे भिजवाए थे वो मैंने साइन नहीं किए थे, तुमने किए थे। बायां हाथ पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मारते हुए वो चिल्लाई थी। तुमने बेआसरा किया मेरे बच्चों को। बाप के होते हुए महरूमियों के साथ जीने पर तुमने मजबूर किया। कितनी कोशिश की थी मैंने और मेरी मम्मा ने इस ताल्लुक़ को बचाने के लिए, मगर कोई कोशिश बराबर साबित ना हो सकी। जिस तरह अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, उसी तरह अपनी मर्ज़ी से चुपचाप निकाल भी दिया। भराए लहजे के साथ कहती वो अब रो रही थी। ज़ाहिर मलक शॉक्ड अंदाज में यकटिक उसे देखे गया। क्या बकवास है ये? मैंने कोई पेपर्स नहीं भिजवाए थे तलाक के। बकवास तुम कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दिए हुए दुख की वजह से मेरी माँ मर गई। तुम भूल सकते हो, मगर मैं वो लम्हात कभी नहीं भूल सकती जब दयारे गैर में 2 नन्हे बीमार बच्चों के साथ मैं कतई सर्द माहौल में अकेली उन्हें लेकर बैठी थी और वहाँ कोई मुझे तसल्ली देने वाला नहीं था। सानिया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो तुम? अब वो रुहांसा हो चला था। सानिया ने भीगी हुई सुर्ख आंखों के साथ हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। बस करो ज़ाहिर मलक, मत इतने गुनाह अपने सर लो कि बख्शिश मुश्किल हो जाए। मेरी माँ उस तलाक की गवाह थी जो तुमने मुझे दी। अशर भी गवाह है और ख़ुद तुम्हारी माँ भी। नहीं यकीन आता तो जाकर पूछ लो अपनी माँ से। जितनी बेखौफी और एतमाद से वो कह रही थी, ज़ाहिर बर्फ़ होकर रह गया था, मगर वो बिना उसकी तरफ देखे बरसती बारिश में आगे बढ़ गई थी।
ज़ाहिर सुन सा कितनी ही देर वहीं साकत खड़ा उसे देखता रहा था।